नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम महमूद गवा के इतिहास को देखेंगे। महमूद गवा जो बहमनी साम्राज्य में प्रधानमंत्री था और अपनी ईमानदारी के लिए और अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए सबसे ज्यादा वह फेमस था। लेकिन इन सब के बावजूद कैसे उसकी मृत्यु हुई और कैसे सुल्तान ने उसकी हत्या कर दी, उस घटनाक्रम को हम समझेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें महमूद गवा के इतिहास को। यह हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में जब हम बड़े राज्यों को देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि वहाँ के जो प्रशासक हैं वह उसमें प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, और प्रशासक में भी जो सबसे उच्च है। अब इस उच्च में आपको प्रधानमंत्री मिल सकता है, आपको वजीर मिल सकता है। दोनों शब्द प्रधानमंत्री और वजीर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन कुछ परिवर्तन हम इनमें देख पाते हैं। इसी के साथ साथ जो शाही परिवार है, अगर वह प्रशासन में हिस्सेदारी ले रहा है, उसके अलावा सेनापति या सैन्य व्यवस्था पर नियंत्रण रखने वाले लोग, तो ये जितने भी लोग हैं, यह किसी प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा को तय करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था कितनी प्रभावशाली होगी, यही सारे लोग मिलकर तय करते हैं। और हम देखते हैं कि जो बड़े साम्राज्य हैं, उनमें जो यह प्रशासक हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए इन प्रशासकों में जो मुख्य मुख्य हैं, उनके विषय में हमें जानना चाहिए। इससे हमको दो चीजें समझ में आएंगी। एक, जो बड़े साम्राज्य हैं, उसके पीछे जो प्रशासक है वह किस तरह की भूमिका अदा करते हैं। उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि कैसे एक प्रशासक के साथ सही बर्ताव ना करने के कारण या प्रशासक को वह स्थान ना देने के कारण जो वह डिजर्व करता है, तो जो साम्राज्यिक व्यवस्था है उसका पतन किस प्रकार से होता है, वह भी हम समझेंगे। ओवरऑल हम यह समझेंगे कि जब योग्यता को स्थान नहीं दिया जाता, तब जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह किस प्रकार से टूटती है और अंततः साम्राज्य के ही पतन का कारण बन जाती है। यह पूरा बेस मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप इसे ना केवल इतिहास के रेफरेंस से देखें, बल्कि आप इसे सोशल साइंस के रेफरेंस से भी देखें। हालांकि इतिहास भी सोशल साइंस का ही पार्ट है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन अगर हम कहें तो ज्यादा सटीक होगा। उसके साथ साथ आप इसको अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देखिए कि किसी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे डेवलप होती है जब उसमें योग्यता को उचित स्थान दिया जाता है। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम को ठीक से समझेंगे, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि यह सिर्फ घटनाक्रम नहीं है, बल्कि एक विचार है जो आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों रूपों से जुड़ा हुआ है और किसी साम्राज्य की दिशा और दशा को प्रदर्शित करता है। जब हम महमूद गवा का प्रारंभिक जीवन देखते हैं तो हम पाते हैं कि ईरान के गवा शहर में इसका जन्म हुआ था 1411 में। प्रारंभ से ही यह शिक्षा में काफी रुचि रखता था। दर्शन शास्त्र में, गणित में और प्रशासनिक विषयों में इसे अच्छी खासी जानकारी थी। इसके अलावा यह फारसी भाषा, अरबी भाषा, इस्लामी साहित्य, इन सब में यह काफी एक्सपर्ट था। तो बचपन से ही जो इसका करेक्टर है वह काफी हमको स्ट्रांग दिखता है। फिर यह आता है ईरान से भारत में, और भारत में भी यह बहमनी साम्राज्य में आता है। कैसे आता है? यह एक व्यापारी होता है और व्यापार ईरान के क्षेत्र से भारत के चल रहे थे। तो बहमनी साम्राज्य में यह एक व्यापारी के रूप में ही आता है और बीदर में आकर रुकता है। जब यह बीदर में आके रुकता है तो धीरे धीरे, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे कि अब विदेशी व्यापार भी भारत से प्रारंभ हो जाएंगे, और जब विदेशी व्यापार यहाँ कहा जा रहा है तो उसका मतलब यह कि यूरोप से भी व्यापार प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस समय जो व्यापारिक व्यवस्था है उसे ठीक से कोई देखे, ऐसा व्यक्ति तलाशा जा रहा था। इसी क्रम में यह जो आपका महमूद गवा है, इसकी ख्याति पहुंचती है दरबार में, और अलाउद्दीन अहमद शाह वह इसको नियुक्त करता है व्यापारियों के प्रमुख के रूप में। और पद क्या दिया जाता है? मलिक उत तुज्जार। तो मलिक उत तुज्जार के नाम से यह पहली बार प्रशासनिक व्यवस्था में आता है। पहली बार मतलब अहमद शाह के शासनकाल के दौरान या बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। जो बाद के सुल्तान हैं जैसे हुमायूं शाह, मोहम्मद शाह तृतीय, यह सब भी इसे प्रशासनिक व्यवस्था में रखते हैं, और धीरे धीरे इसका पद बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री का पद हो जाता है, या हम जिसे वजीर भी कहते हैं। बाद में इसको ख्वाने जहां की भी उपाधि दी जाती है। इसने सुधार क्या किए वह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने सबसे पहले यह देखा कि जो प्रांत हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, और जब उसका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है तो राजस्व का जो कलेक्शन है वह भी ठीक से नहीं होगा। तो इसने सबसे पहले यह काम किया कि जो राज्य है उनका पुनर्गठन किया। कैसे किया? पूरे बहमनी साम्राज्य में पहले चार बड़े प्रशासनिक क्षेत्र थे।
इन प्रशासनिक क्षेत्रों को कहेंगे तराफ। तो कुल मिलाकर 4 तराफ थे। इसने क्या किया, इन 4 तराफों को 8 तराफों में या 8 प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया। कारण क्या है? क्योंकि जो 4 का प्रशासन हो रहा था, वह एक तो क्षेत्र बड़ा था और प्रशासक ऐसे नहीं थे, क्षेत्रीय प्रशासक, कि वह ठीक से प्रशासन को चला पाए। दूसरा, जो पड़ोसी शक्तियां हैं, उनसे लगातार द्वंद्व चल रहे थे। तो उन द्वंद्वों के कारण भी इन प्रशासनिक क्षेत्रों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर प्रभावशाली तरीके से प्रशासन किया जाना था। तो 8 तरफों में इसने बांट दिया और हर तरफे में एक तराफदार रखा। तो 8 तराफ हो गए और 8 तराफों को देखने वाले 8 तराफदार हो गए। अब आप इस शब्द को ध्यान रखिएगा, तराफदार कौन है? वह व्यक्ति जो बहमनी साम्राज्य में प्रशासनिक क्षेत्रों को देखता है या स्थानीय प्रशासन को देखता है, वही आपका हो गया तराफ। और तराफ रिपोर्ट किसको करते हैं? सीधा-सीधा सुल्तान को। इससे हम देखते हैं कि जो स्थानीय शासक हैं, उन पर नियंत्रण करना आसान हो गया और जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है, वह भी हमको दिखने लगा। इसके अलावा जब इसने प्रांतों का विभाजन किया, तो उन प्रांतों से इसने थोड़ी-थोड़ी जमीन ले ली और जमीन लेकर उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब खालसा भूमि का मतलब क्या? ऐसी भूमि जो सीधे-सीधे राजा के नियंत्रण में हो और इससे आने वाला टैक्स सीधा पहुंचता था शाही खजाने में। तो प्रांतों से इसने थोड़ी-थोड़ी जमीन अलग की और उस जमीन को अलग करके इसने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो अब 2 चीज़ हुए इससे। एक तो जो आपका प्रांतीय प्रशासन है, वह मजबूत हुआ और उसके अलावा जो खालसा भूमि है, उसका क्षेत्र भी बढ़ गया। राजा का जो नियंत्रण है, वह भी इन प्रशासकों पर बढ़ गया। तो ऐसे कई सारे लाभ हुए। इसने बाँटा कैसे? जो आपका बरार था, बरार क्षेत्र को इसने 2 भागों में बाँट दिया। एक गाविर, दूसरा माहुर। इसके साथ-साथ जो गुलबर्गा था, उससे एक क्षेत्र को अलग किया और बीजापुर के नाम से एक अलग क्षेत्र की स्थापना कर दी। अभी आप जब पीछे देख रहे थे या पीछे के वीडियोज़ में देख रहे थे, तो बार-बार आपको यह कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कभी बात की जा रही है गुलबर्गा की और कभी बात की जा रही है बीजा की और रेफ़रेंस जोड़ा जा रहा है दोनों क्षेत्रों का किसी एक व्यवस्था के साथ। तो उसका कारण यह था कि जो बीजापुर है, जहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ेमस होंगे शिवाजी महाराज, तो दोनों गुलबर्गा और बीजापुर एक ही क्षेत्र का नाम था। गुलबर्गा से अलग करके बीजापुर बनाया गया। अगला परिवर्तन, दौलताबाद से भी एक क्षेत्र इसने अलग किया। जुन्नार और दौलताबाद तथा जुन्नार 2 भागों में इसका भी बंटवारा कर दिया। अगला, इसने जो तेलंगाना का क्षेत्र है, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक राजसमुंद्री और एक वारंगल। तो 4 क्षेत्रों को बांटकर इसने 8 क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया। दूसरा, इसने यह देखा कि जो दरबारी गुटबाजी है, वह बहुत चरम पर है। अफाकी ग्रुप और दक्कन का ग्रुप, यह दोनों आपस में लड़ रहे थे। किसका नियंत्रण ज्यादा हो प्रशासन में, इस बात की लड़ाई थी। और इस लड़ाई के पीछे जो कारण है, वह था भ्रष्टाचार। कौन ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित कर सकता है, इसी बात की लड़ाई थी। और उस धन अर्जन करने का जो स्रोत था, वह मुख्यतः क्या था? भ्रष्टाचार। तो उसने यह परिवर्तन भी किया। जो दरबारी अमीर हैं, अधिकारी हैं, उनकी शक्तियों को इसने सीमित कर दिया, क्योंकि यही दरबारी भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा लगे हुए थे। इसके बाद जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके वेतन नगद देने की इसने व्यवस्था बनाई। हमने जब भी देखा है कि जो अधिकारी हैं, उनको नगद वेतन ना देकर भूमि में हिस्सेदारी दी जाती थी, तब वह ज्यादा भ्रष्ट होते थे। यह परिवर्तन हमने अलाउद्दीन खिलजी के समय भी देखा था। उसने भी नगद वेतन देने की जो व्यवस्था बनाई थी, उससे भ्रष्टाचार पर काफी रोक लगी थी। और यही काम कर रहा है महमूद गवा बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। फिर इसने जो मीर बख्शी की प्रणाली है, उस प्रणाली को लागू किया। यानी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें नियुक्तियां किस प्रकार से होगी, यह एक तंत्र के आधार पर होगा। तो मीर बख्शी की जो प्रणाली है, वह यही काम करती थी कि जो भी नियुक्तियां हो, उनमें यह ध्यान रखा जाए कि एक टेस्ट के बाद वह नियुक्तियां हो, यानी योग्यता को चेक करने के बाद ही कोई नियुक्ति हो। यह व्यवस्था इसने लागू कर दी। अब देखिए, इससे क्या होगा? सबसे पहले जो दरबारी अमीर हैं, वह इससे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनके हिस्से का एक बड़ा धन जो वह भ्रष्टाचार के रूप में कमा रहे थे, इस महमूद गवा ने रोक दिया। उसके बाद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वह भी इसके खिलाफ होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें भी एक अच्छी खासी रकम भ्रष्टाचार के रूप में मिल रही थी। वह रकम भी बंद हो जाएगी, या हम कहेंगे कि बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद जब इसने प्रशासनिक व्यवस्था में योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना प्रारंभ किया, तो जो आपके अमीर हैं, यह भी, आपके जो अधिकारी हैं, यह भी, और जो आपके शाही परिवार के लोग हैं, वह भी, मतलब यह तीनों इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले यह क्या कर रहे थे कि अपने ही उत्तराधिकारियों को या अपने ही वंशजों को
प्रशासनिक पदों पर नियुक्त कर रहे थे। और जब इसने यह व्यवस्था बदल दी, यानी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे योग्यता को चेक करने के बाद ही किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है प्रशासनिक व्यवस्था में, तो यह सब इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। उसके बाद यह न्यायिक सुधार भी करता है। जो इस्लामी कानून है, शरीयत के कानून, उनको और जो स्थानीय कानून है, उनके रीति रिवाज हैं, उनको भी यह सम्मिलित करता है। अब यहाँ भी कारण क्या है? दरबारी गुटबाजी। दोनों ग्रुपों के लोग आपस में अपनी नीतियों को लेकर लड़ रहे थे। किसकी नीति ज्यादा प्रभावशाली हो, इस बात की लड़ाई थी। अफाकी ग्रुप में हमने देखा कि यह मुख्यतः ईरानी सुन्नी थे, और ईरानी सुन्नी होने के कारण जो कट्टरवादी इस्लाम विचारधारा है, उसी के तहत यह अपनी नीतियां बना रहे थे। वहीं जो आपका दक्कनी ग्रुप है, दक्कनी ग्रुप क्योंकि ज्यादातर कैसा था? परिवर्तित मुस्लिम, यानी ऐसे हिंदू जो परिवर्तित होकर इस्लाम में शामिल हुए थे, वह सारे लोग कहाँ थे? दक्कनी ग्रुप में। इसके साथ साथ जो स्थानीय हिंदू हैं, वह भी इसी ग्रुप में शामिल थे। यानी जो हिंदू विचारधारा है, वह ज्यादा प्रभावशाली थी दक्कनी ग्रुप में। तो यह भी टकराव का एक बड़ा कारण था। दक्कनी ग्रुप यह चाहता था कि हिंदू विचारधाराओं के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था और नीतियां बनाई जाएं। वहीं जो आपका अफाकी ग्रुप है, वह चाहता था कि कट्टरवादी इस्लामिक रीतियों के तहत कानून बनाए जाएं। इस बात को लेकर आपस में संघर्ष चल रहा था। महमूद गवाह ने इस संघर्ष को महसूस किया, और जब महसूस किया तो उसने व्यवस्था बनाई कि एक बीच का रास्ता चुना जाए, जिसमें जो शरिया के कानून हैं उनका भी प्रभाव हो, लेकिन जो स्थानीय कानून हैं, स्थानीय परंपराएं हैं, स्थानीय रीति रिवाज हैं, उनको भी ना छोड़ा जाए, उनको भी साथ में रखा जाए। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था बने, यह काम भी महमूद गवाह करता है। अब इससे सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा? जो आपके काजी हैं, क्योंकि इसने कोशिश तो की कि काजियों की स्वतंत्रता बनाई जाए, लेकिन उन काजियों में जिनमें ज्यादा प्रभाव होगा उलेमा का, वह अब इससे नाराज हो जाएंगे। उसके बाद इसने क्या किया? जो छोटे विवाद हैं, जैसे कोई भूमि विवाद है, किसी कर को लेकर कोई विवाद है, मतलब जो सामान्य विवाद हैं, उनको सुलझाने के लिए इसने विशेष अदालतें बनाई, और इन अदालतों की मदद से जो छोटे विवाद हैं, वह आसानी से सुलझ जाते थे। अब इससे क्या समस्या होगी? जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, जो पहले इन विवादों को सुलझाने के नाम पर काफी ज्यादा लाभ कमाते थे, उनका हिस्सा चला जाएगा। अब यह भी इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो यह काम तो सारे कर रहा है जिससे प्रशासन मजबूत हो, लेकिन क्योंकि प्रशासन में पहले से ही इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, इतने ज्यादा भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं कि वह सब इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। अब ऐसी व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा मायने रखता है प्रशासक की भूमिका। राजा कौन है? अगर वह राजा इन नीतियों के साथ कठोरता से आगे बढ़ता है तो प्रशासनिक व्यवस्था सुधर जाती है, राज्य की जो स्थिति है वह स्थिति सुधर जाती है। लेकिन अगर प्रशासक इन भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा हो गया या इनके किसी तरह से बहकावे में आ गया, तो प्रशासनिक व्यवस्था टूट जाती है, और यही होगा बहमनी साम्राज्य के साथ। उसके बाद इसने सैन्य सुधार भी शुरू किए। उसमें क्या किया? अस्थाई सेना की इसने व्यवस्था स्थापित कर दी। पहले क्या हो रहा था? जब युद्ध होता था तो भाड़े के सैनिक आते थे, मतलब पैसे देकर सैनिक आते थे, वह युद्ध लड़ते थे, और युद्ध लड़ने के बाद एक धनराशि लेकर चले जाते थे। इससे क्या होता था? जो यह भाड़े के सैनिक है, यह दूसरे पक्ष से भी लड़ते थे। मतलब पहले किसी एक ने भाड़ा दिया, उसकी तरफ से लड़े, फिर किसी दूसरे ने पैसे दिए, उसकी तरफ से लड़े। और कभी-कभी क्या होता था? यह एक समाज की या एक साम्राज्य की व्यवस्था के बारे में इतना ज्यादा समझ जाते थे कि जब दूसरी तरफ से लड़ते थे तब यह बहुत नुकसान पहुंचाते थे। तो इसने इस समस्या को भी देखा और व्यवस्था बनाई कि अस्थाई सेना रखी जाए, जो घुड़सवार हैं उनको मजबूत किया जाए, और जो तोपखाने हैं, एक नया परिवर्तन हो रहा था युद्ध प्रणालियों में, तोपों का प्रयोग, इनको बढ़ावा देने का भी इसने काम किया। तो जो पुरानी व्यवस्था है उसको मजबूत किया, और जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश की। सैनिकों को भी नगद वेतन देने की व्यवस्था बनाई। उस सैन्य व्यवस्था में भी इसने सुधार करने की कोशिश की। घुड़सवारी और हथियार यह अच्छी स्थिति के अब सैनिकों को मिलने लगे। घोड़ों का प्रयोग, हाथियों की संख्या यह भी बढ़ाई गई। इसके साथ साथ जो एक बड़ा परिवर्तन इसने किया, नियमित रूप से युद्ध अभ्यास, सैनिक अभ्यास करने लगे, इसके द्वारा किए गए सैन्य सुधारों के द्वारा। तो अब इससे जो सेना है वह काफी मजबूत हो गई। फिर इसने देखा कि एक नई पावर भी उभर रही है। जो यूरोप के लोग हैं वह भारत में आ रहे हैं, और उनके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, और स्थानीय लोगों में भी ऐसे साम्राज्य जो समुद्र से सटे हुए हैं। तो समुद्र से सटे साम्राज्यों के लिए यह धीरे धीरे आवश्यक हो चुका था कि वह अपनी समुद्र शक्ति को, यानी नेवी को भी
आगे बढ़ाए। तो दूरदर्शिता का भी इसने काम किया और नेवी को आगे बढ़ाने में इसने काफ़ी मदद की। बहमनी सल्तनत की नौसैनिक शक्ति को इसने मजबूत किया, बंदरगाहों को इसने मजबूत किया और तैयार किया कि अगर किसी बंदरगाह पर हमला हो, तो सैन्य व्यवस्था के लोग उस बंदरगाह पर हों और वह उस हमले को रोक पाएँ। पहले ज़्यादातर क्या हो रहा था, यह बंदरगाह आपके व्यापारियों के लिए या व्यापारिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। इसने इन बंदरगाहों को सैन्य दृष्टि से मजबूत करने का प्रयास किया। तो इससे ओवरऑल जो बहमनी साम्राज्य है, उसकी सैन्य व्यवस्था भी काफ़ी मजबूत हो गई। फिर इसने आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत किया, क्योंकि अगर इतनी सारी व्यवस्थाएँ बनानी हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है, सैन्य व्यवस्था को मजबूत करना है और सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसे काफ़ी सारा धन खर्च करना पड़ता और जब यह धन इसे खर्च करना पड़ता, तो वह आना भी तो चाहिए। तो यह क्या करता है, आर्थिक सुधार भी। यह राजस्व व्यवस्था में सुधार करता है। माप-तौल की एक समान प्रणाली लागू करता है। उपज में 1/3 हिस्सा लिया जाता है और जो ज़मीन है, उसका सर्वेक्षण करवाया जाता है। यह परिवर्तन भी हमने बार-बार देखे हैं। जब भी टैक्स कलेक्शन को ठीक करना है, तो यह जानना पड़ेगा कि वह टैक्स कलेक्शन आ कहाँ से कर रहा है। यानी जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है, वह वास्तव में सही टैक्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप इसको ऐसे जोड़ के देखिए, वर्तमान में जो भारत का टैक्स सिस्टम है, उस टैक्स सिस्टम के तहत लगभग-लगभग 3 से 4% लोग ही टैक्स देते हैं। तो सरकार को एक तरीके से सर्वेक्षण करने की ज़रूरत है कि जो लोग यह टैक्स दे रहे हैं, वह सही लोग हैं या नहीं हैं। यानी जो आपके यह 97% लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्या यह लोग सही हैं? जब सरकार यह पाएगी कि नहीं, इस 97% में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने के लायक है या उन स्लैब्स में आ रहे हैं जिनसे उन्हें टैक्स देना चाहिए, तो फिर क्या होगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उस टैक्स का बोझ कम होगा। यानी जैसे आप कह सकते हैं वर्तमान में जो जीएसटी है उसका क्या होगा, बोझ कम। और अगर उसका बोझ कम होगा तो फिर क्या होगा, जो आपके उत्पाद हैं वह उत्पाद आपके सस्ते हो जाएंगे और जब आपके उत्पाद सस्ते हो जाएंगे तो जो खर्च की क्षमता है वह खर्च की क्षमता बढ़ जाएगी और जब खर्च की क्षमता बढ़ जाएगी तो जो बाजार व्यवस्था है उसमें पैदा होगी मांग, मतलब डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी और जब सप्लाई बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें काफी सुधार हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं, आप इसको करंट के रेफरेंस से भी कनेक्ट करके देखिएगा। इतिहास पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि भूतकाल में जो हुआ है उसको हम सिर्फ जान जाएं, हमको यह भी समझना पड़ेगा कि उसको हम क्यों जानें और जानने के बाद जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट करके अपनी व्यवस्थाओं में सुधार कर सकते हैं। तो जमीन का सर्वेक्षण कराए जाने की जो व्यवस्था है वह हमने बार-बार देखी है और हमने यह भी पाया है कि जमीन का सर्वेक्षण कराए जाने के बाद जब टैक्स व्यवस्था ठीक से लागू की जाती है, तो साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार होता है। टैक्स की दरों में भी इसने सुधार किया, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपसे यहाँ चर्चा की जीएसटी की, जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वह टैक्स कम हो जाएगा। यानी न्याय संगत टैक्स की व्यवस्था वह साम्राज्य में लागू होगी। इसके साथ साथ जो व्यापार है और उद्योग है उनको भी इसने खूब बढ़ावा दिया। व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। विदेशी व्यापार में जो उस समय मालाबार, अरब, फारस और अफ्रीका से हो रहा था, उनको भी बढ़ावा देने के लिए इसने अधिकारियों की नियुक्ति की। मतलब एक-एक क्षेत्र के लिए डेडिकेटेड अधिकारी होते थे या अधिकारियों का एक ग्रुप होता था जो किसी देश विशेष से संबंधित व्यापार को देखता था। व्यापार भी इससे काफी मजबूत हुआ। कपड़े का व्यापार, मसालों का व्यापार, कीमती पत्थरों का व्यापार और जो मोतियों का व्यापार है, इन सबको काफी बढ़ावा मिला। तो व्यापारिक व्यवस्था काफी अच्छी हो गई। मुद्रा व्यवस्था में भी इसने काफी सुधार किया। नई स्वर्ण मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं, यह सब भी इसने जारी करवाई, जिससे जो बाजार व्यवस्था है उसमें मुद्रा की कमी भी ना हो और जो बाजार व्यवस्था है वह काफी अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। तो प्रशासनिक सुधार किए, सैन्य सुधार किए, आर्थिक सुधार किए। अब बारी थी सामाजिक सुधारों की, जिसमें यह शिक्षा और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में भी सुधार करता है। यह मदरसे बनवाता है और इसके द्वारा बनवाया गया सबसे खास मदरसा बीदर में हमको मिलता है। इन मदरसों में ना केवल इस्लामी शिक्षा बल्कि फारसी भाषा, गणित, खगोल शास्त्र, विज्ञान, इन सब की शिक्षा भी दी जाने लगी। फारसी भाषा का काफी प्रचार प्रसार हुआ और इससे जो साहित्य है उसका भी काफी विकास हुआ, क्योंकि जो आपका महमूद गवा था यह स्वयं भी एक कवि था। तो इसने भी कई रचनाएं की, जैसे सैयदत उल इंशा, दीवाने अक। तो दो प्रमुख रचनाएं हैं महमूद गवा। धीरे धीरे जो फारसी भाषा है वह दरबार की आधिकारिक भाषा बन गई और कुल मिलाकर जो साहित्य है और जो कविताएं हैं
उनका काफी विकास हुआ। फिर इसने क्या किया, कला और वास्तुकला में भी योगदान दिया, जिससे जो भारतीय समाज है वहां पर ईरानी परंपरा की कलाएं, तुर्की परंपरा की कलाएं और जो अपनी भारतीय स्थापत्य कला है वह शैली तीनों आपस में मिलकर एक नई व्यवस्थाओं को जन्म देते हैं। यानी वास्तुकला में भी काफी सुधार होता है और बड़ी मात्रा में मस्जिदें, मकबरे, मदरसे और महल यह सब कुछ बनवाए जाते हैं। बीदर और गुलबर्गा के क्षेत्र में इसी वास्तुकला का प्रमाण हम देख सकते हैं। तो जो सामाजिक सुधार है, सांस्कृतिक सुधार है, शिक्षा व्यवस्था में किए गए सुधार है, वह सब भी हम देख पाते हैं। इसने कोशिश की कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है उसको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि दरबार में जो गुटबाजी हो रही थी उसका सबसे प्रमुख कारण था धर्म, या हम कहे उस समय की धार्मिक व्यवस्था। एक तरफ हिंदू गुट, दूसरी तरफ मुस्लिम गुट, या हम कहें एक तरफ मुस्लिम गुट और उसमें भी कट्टर सुन्नी, दूसरी तरफ अन्य। तो यह व्यवस्था चल रही थी। इसी के कारण इसने सुधार करने की कोशिश की, जिससे आपस में यह लोग लड़ना बंद कर दें। इसने मंदिरों और मस्जिदों को राजकीय संरक्षण दिया। अब प्रशासन द्वारा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखा जाने लगा। स्थानीय भाषाओं को भी इसने बढ़ावा दिया, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा कि फारसी भाषा को इसने काफी बढ़ावा दिया, लेकिन जो स्थानीय भाषा है उनको भी बढ़ावा देना होगा। तभी जो स्थानीय लोग हैं वह इसके अगेंस्ट नहीं होंगे, इसके साथ खड़े होंगे। तो इसने मराठा भाषा, कन्नड़ भाषा, इन सब को भी संरक्षण दिया और इन सब का भी विकास करने की कोशिश की। इसके बाद जो अमीर हैं उनकी शक्तियों को इसने सीमित करने की कोशिश की। जैसे जो आपके अफाकी ग्रुप है और जो दक्कनी ग्रुप हैं, सत्ता का संघर्ष शक्ति को लेकर ही हो रहा था। तो इसने क्या किया, दोनों की शक्ति को कम कर दिया। भ्रष्ट अमीरों पर नियंत्रण रखा जाने लगा, यानी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में इसने काफी सारे सुधार किए और जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको एक स्ट्रक्चर वे में ढालने की कोशिश की, एक तंत्र बनाया पूरा, जिससे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह ठीक से चल सके। तो इतने सारे सुधार करने के बाद जो बहमनी साम्राज्य है उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों व्यवस्थाएं बहुत मजबूत हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव यह पड़ा कि जो अमीर हैं उनकी शक्ति काफी घट गई, भ्रष्टाचार कम हो गया। तो यह सब इसके अगेंस्ट खड़े हो गए। और करते क्या है यह लोग, क्योंकि जो आपका महमूद गवा था यह ईरानी ग्रुप का था, यानी अफाकी ग्रुप का था। मतलब इसको कैटेगराइज किया गया कि यह भी इसी ग्रुप का है, जबकि यह क्या कर रहा था, समन्वय बनाने की कोशिश कर रहा था। तो इसको कैटेगराइज किया गया सबसे पहले कि यह भी तो अफाकी ग्रुप का है। और जो दक्कनी ग्रुप के लोग हैं, अब उनको क्या डर था कि उनकी शक्ति यह कम कर देगा। यानी प्रशासन में इसका इतना ज्यादा प्रभाव हो चुका था कि जो स्थानीय दक्कनी है वह इसके अगेंस्ट सबसे ज्यादा खड़े हो जाते हैं। उनको यह लगने लगता है कि जो दूसरा ग्रुप है, क्योंकि यह भी उसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो अब जो दूसरा ग्रुप है अफाकी ग्रुप वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उनकी शक्ति काफी कमजोर हो जाएगी। तो जो दक्कनी ग्रुप है वह इनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। महमूद गवा काफी लोकप्रिय था और इस लोकप्रियता ने भी उसके कई सारे शत्रु खड़े कर दिए। इनमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो भ्रष्ट अमीर हैं वह उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो यह आपके अमीर हैं यह कोशिश कर रहे थे कि जो सुल्तान है उसको अपने इशारों पर चलाया जाए। सुल्तान अगर कमजोर होगा तो अमीर ज्यादा प्रभावशाली होंगे और प्रशासन में उन्हीं की ज्यादा चलेगी। लेकिन क्योंकि यह प्रशासनिक तंत्र में इतने चेंज कर दे रहा था कि जो प्रशासनिक तंत्र है, पूरा स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर ही काफी मजबूत हो जा रहा था। तो इससे जो अमीर हैं, स्पेशली जो आपके भ्रष्ट अमीर हैं, उन पर काफी ज्यादा कंट्रोल हो रहा था। तो वह सब इसके अगेंस्ट हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको किसी भी तरीके से हटा दे। वहीं जैसा मैंने पीछे बात की कि जब कोई प्रशासनिक अधिकारी इतना प्रभावशाली होता है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह होती है कि जो राजा है उस राजा का अपना व्यक्तित्व कैसा है। और यहाँ राजा कौन है? मोहम्मद शाह तृतीय। यह एक कमजोर राजा है। शुरू से ही यह शराब में डूबा रहता था, यानी इसको राजकीय कामकाज से कोई मतलब नहीं था। और एक कारण यह भी था कि महमूद गवा इतने सारे सुधार कर पाया, क्योंकि हमने यह देखा था कि जो आपका हुमायूं था, हुमायूं मतलब इससे पहले का प्रशासक, उसने क्या किया, एक व्यवस्था बनाई। व्यवस्था मतलब एक प्रशासनिक तंत्र बनाया और उस प्रशासनिक तंत्र को लीड कर रहा था महमूद गवा। और उस प्रशासनिक तंत्र ने यह सारे सुधार किए। तो उसके काल से ही जो राजा की भूमिका है वह ज्यादातर क्या होती थी, भोग विलास की। राजा अपना मस्त रहता था, प्रशासनिक अधिकारी कार्य देखते थे। इन सब में ही महमूद गवा काफी प्रभावशाली बन गया और उसने वह सारे परिवर्तन किए जिससे सैन्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था मजबूत हो। लेकिन क्योंकि राजा कमजोर है और वह दिन भर भोग विलास में लगा हुआ है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह कहते हैं कि जो आपका यह प्रशासक है यह धीरे धीरे सत्ता पर अधिकार कर लेगा। वह सुल्तान को या राजा को भड़काने की कोशिश करते हैं।
और यह प्रयास धीरे धीरे चलने लगता है और प्रशासक आप देख रहे हैं कि उसका अपना कोई योगदान नहीं है प्रशासन में। फिर एक साजिश रची जाती है। साजिश कैसी? एक फेक लेटर तैयार किया जाता है। उस लेटर के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि जो आपका यह महमूद गवाह है, यह ऐसी व्यवस्था बना रहा है या ऐसी चालें चल रहा है जिससे अंततः जो प्रशासन है वह उसके ही कंट्रोल में चला जाए। यानी महमूद गवाह काम क्या कर रहा है कि जो आपके ईरानी अमीर हैं, यानी जो आपके अफाकी ग्रुप के लोग हैं, उनको आपस में मिला रहा है और उनको आपस में मिलाने के बाद ऐसे सुधार कर रहा है कि अंततः जो नियंत्रण है वह उसी के हाथों में चला जाए। अब यह सारा कुछ एक लेटर के माध्यम से राजा को प्रेजेंट किया गया कि महमूद गवाह इस तरह की योजनाएं बना रहा है। अब राजा इससे बहुत डर गया। उसको यह लगने लगा कि मेरा तो अधिकार ही चला जाएगा, मेरा साम्राज्य ही मुझसे छीन लिया जाएगा। और उनमें भी सबसे खास चीज यह है कि जो राजा था वह फुल नशे में था, यानी उस समय वह पूरी तरीके से शराब के नशे में था। जब उसको यह लेटर दिखाया गया और भड़काया गया तो ना तो उसने कोई जांच पड़ताल की, ना उसने कुछ पूछा महमूद गवाह से भी। सीधा सीधा यह आदेश दिया कि इस महमूद गवाह को फांसी पर लटका दो। यानी ऐसा व्यक्ति जो इतने सारे सुधार करके बहमनी साम्राज्य को मजबूत कर रहा था, उससे यह पूछा भी नहीं गया कि उसकी क्या गलती है या नहीं है। जब यह पत्र मिला, राजा नशे में था और उसने सीधा सीधा यह आदेश दिया कि महमूद गवाह को फांसी पर लटका दिया जाए। महमूद गवाह कोशिश करता है कि वह राजा को समझा पाए। वह बार बार यह कहता है कि उसने यह नहीं किया है, इसकी जांच पड़ताल की जाए, लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनते हैं। अंततः महमूद गवाह को फांसी पर लटका दिया जाता है। 72 वर्ष की आयु में 1481 में बीदर में इस महमूद गवाह को फांसी दे दी जाती है। अमीर बहुत खुश होते हैं, वह जश्न मनाने लगते हैं। स्पेशली जो दक्कनी ग्रुप के अमीर हैं, वह सबसे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इसको कैटेगराइज भले ही अफाकी ग्रुप में किया गया था, लेकिन वह उस ग्रुप की नीतियों में शामिल नहीं था। यानी यह प्रशासनिक सुधार कर रहा था, केवल इसको जबरदस्ती कैटेगराइज कर दिया गया था। तो जो आपके अफाकी ग्रुप के लोग हैं, वह भी इससे काफी नाराज थे और जब इसकी इस तरह से मृत्यु हुई तो वह भी काफी खुश थे। यानी दरबारी गुटबाजी फिर से अब प्रारंभ हो जाएगी और दरबारी गुटबाजी में जो यह दोनों ग्रुप है, अफाकी और दक्कनी, अब यह दोनों ज्यादा प्रभावशाली भूमिका में आगे आ जाएंगे। तो इस तरह से इसको मृत्युदंड दे दिया गया। सुल्तान जब नशे से बाहर आया तब उसको यह याद आया कि उसने कोई गलत काम कर दिया है। यानी इतने नशे में था सुल्तान कि उसने यह देखा भी नहीं और यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि महमूद गवाह का पक्ष क्या है। बिना महमूद गवाह का पक्ष सुने उसे फांसी दे दी और जब फांसी दे दी तो नशे से बाहर आने के बाद, यानी इतने नशे में था कि उसे एहसास भी नहीं था कि वह क्या कर रहा है। जब नशे से बाहर आया तब उसको याद आया कि महमूद गवाह कहाँ है। उसको फिर समझ में आया कि उसने तो फांसी दे दी है और तब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन महमूद गवाह को फांसी दी जा चुकी थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब राजा के हाथों में कुछ नहीं था और इसका प्रभाव हमको यह दिखता है कि धीरे धीरे जो बहमनी साम्राज्य है वह काफी कमजोर हो गया और अंततः अपनी पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ प्रशासक हमको और दिखते हैं, लेकिन उससे पहले जो सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय है, इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण भी कई लोग बताते हैं कि एक तो साम्राज्य में अराजकता की स्थिति थी, सत्ता संघर्ष चल रहा था, उसके कारण शायद यह डिप्रेशन में था, अयोग्य भी था और काफी भोगी विलासी था, दारू शराब में यह डूबा रहता था, तो वह भी शायद इसकी मृत्यु का एक कारण था। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब इसने महमूद गवाह को मृत्युदंड दे दिया तो उसके कारण यह डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि महमूद गवाह बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करके समाज की व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा था और जब ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने वाला व्यक्ति इस तरह से चला जाए और उसकी अपनी गलती के कारण, तो उससे उसे डिप्रेशन हो गया और उस डिप्रेशन के कारण धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य गिरता गया और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह भी कारण हमको दिखता है। फिलहाल 1482 में इस मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आएगा गियासुद्दीन शाह बहमनी, जो कि मोहम्मद शाह तृतीय का पुत्र है, लेकिन क्योंकि दरबारी गुटबाजी जीत चुकी थी तो जो अमीर हैं दरबार के, अब उनके नियंत्रण में ही शासन व्यवस्था चलेगी और बाद में हम देखते हैं कि इसे अंधा करके प्रशासक पद से हटा दिया जाता है। फिर आएगा शमसुद्दीन मोहम्मद शाह चतुर्थ, यह भी अमीरों के ही नियंत्रण में रहता है और दरबारी साजिशों का शिकार हो जाता है। इस समय एक तुर्की सरदार उभरेगा। अब यहाँ उभरेगा अमीर अली बरीद, यह भी एक प्रशासनिक अधिकारी है और यह अब उभर कर आएगा जिसे कहेंगे दक्कन की लोमड़ी। मतलब यह बहुत चालाक था और इतने सारे परिवर्तन इतनी चालाकी से यह करेगा कि धीरे धीरे इसका भी कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाएगा और अंत में यह अपनी एक नई प्रशासनिक व्यवस्था बना ले जाएगा। उसके बाद शासन संभालेगा महमूद शाह बहमनी 1489 से 1518 तक। इस समय बहमनी साम्राज्य अपने बंटवारे की तरफ
या टूटने की तरफ आगे बढ़ चुका था। उसका पतन धीरे-धीरे प्रारंभ हो चुका था। उसके बाद अंतिम प्रशासक आएगा कलीमुल्लाह शाह। यह बहमनी साम्राज्य का सुल्तान तो बना था, लेकिन क्योंकि बहमनी साम्राज्य अब विभाजित हो चुका था, तो यह केवल बीदर के क्षेत्र में एक औपचारिक पद के रूप में नियुक्त हुआ था। बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और कलीमुल्लाह भाग गया। जो दरबारी अमीर हैं, स्पेशली अली बरीद, इसने कलीमुल्लाह शाह को सुल्तान के पद से हटा दिया, जिसको कहा जा रहा था दक्कन का लोमड़ी। कलीमुल्लाह ने यह कोशिश की कि जो गोलकुंडा का क्षेत्र है और जो अहमदनगर का क्षेत्र है, वहां पर जाकर शरण ले, लेकिन उन लोगों ने भी मना कर दिया। इससे जो कलीमुल्लाह है, उसे कहीं भी शरण नहीं मिली। अंततः 1538 में उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी साम्राज्य समाप्त हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के बाद भी महमूद गवा को मृत्युदंड दिया जाता है और जो आपका अली बरीद है, वह चालाकी के साथ योजनाएं बनाते हुए आगे बढ़ता है और अंततः प्रशासन पर अधिकार कर लेता है। बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में टूट जाता है। पहला टुकड़ा बीजापुर, जहां पर आदिल शाही वंश की स्थापना होती है। दूसरा टुकड़ा गोलकुंडा, जहां कुतुब शाही वंश की स्थापना होती है। तीसरा टुकड़ा अहमदनगर, निजाम शाही वंश यहाँ अपनी स्थापना करता है। फिर बरार, यहाँ पर इमाद शाही वंश, और अंततः बीदर, यहाँ पर बरीद शाही वंश की स्थापना होती है। तो इस तरह बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है और वह 5 टुकड़ों में टूट जाता है। आने वाले वीडियोस में इन टुकड़ों के विषय में भी या इन क्षेत्रीय विभाजन के विषय में भी हम ठीक से समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।